हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्लासन माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस आइटम ग्रुप्स के बारे में। अब ये जो कंपनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक सैंपल कंपनी है, बोनस इंडिया लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है कि सैंपल डेटा होते हैं। तो जैसे लास्ट की वीडियोज़ में हमने एंट्रीज़ क्रिएट की थी, लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, सैंपल कंपनी जो में हमें मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं ईज़िली, जैसे कि सर्विस आइटम ग्रुप्स बने हैं, सर्विस से रिलेटेड टेम्पलेट्स बने हैं, सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे सेटअप्स रेडी होते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें हमें प्री डिफाइंड मिल जाती हैं। अब जैसे ये सर्विस आइटम ग्रुप है, इस पे आपको लिस्ट देखो अवेलेबल है, सैंपल लिस्ट है। अब आपकी इंडस्ट्री अलग हो सकती है, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप क्या करना, इससे रेफरेंस लेके अपने कोड, सर्विस आइटम ग्रुप के कोड बना लेना और कोड मैक्सिमम 10 डिजिट लेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा न्यूमेरिकल कोड बना सकते हो। प्लस देखो किसी-किसी में बीच में स्पेस भी रखा हुआ है, तो आप ऐसे स्पेस रख के और विदाउट स्पेस रख के भी बना सकते हो मैक्स टू 10 डिजिट कोड। और उस कोड को रिप्रेज़ेंट करते हुए, उस कोड को रिप्रेज़ेंट करते हुए आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में लिख सकते हो। इसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट जो परसेंटेज है, देखो आप इसको पढ़ लो। स्पेसिफाइज़ द डिस्काउंट परसेंटेज यूज्ड एज़ द डिफ़ॉल्ट कोड डिस्काउंट इन अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कोड। तो ये कोड से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्रपोज़ल जो आप कस्टमर को देते हो, उससे ही शुरू कर सकते हो। डिस्काउंट परसेंटेज डिफाइन करना है हमें। आपका जो कोट वैल्यू होगा उस पे काम करेगा, फिर ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, फिर इनवॉइस में कन्वर्ट होगा, इस तरह से। फिर दूसरा है डिफ़ॉल्ट सर्विस प्राइस ग्रुप। स्पेसिफाइज द सर्विस प्राइस ग्रुप कोड यूज्ड as the default service price group in the service price group table। अब जो आइटम का जो प्राइस होगा, आप चाहते हो तो उसका भी मतलब प्राइस ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और असाइन कर सकते हो। अब देखो परसेंटेज का जो था ना, जैसे मान लो आपको किसी में 1% देना है, किसी में 2% देना है, किसी में 3, किसी में 5, वो डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस लॉजिक एंड रिक्वायरमेंट। और लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सर्विस प्राइस ग्रुप है, अब जैसे आपने सेल्स प्राइस ग्रुप बनाया होगा नॉर्मल आइटम्स के लिए, एफजी आइटम्स के लिए, तो उस पे भी आपने देखा होगा कि प्राइस ग्रुप अब कस्टमर स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, और आइटम स्पेसिफिक हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखो आप कैटेगरीज़ बना लो। जैसे 3 स्टैंडर्ड रेफ़रेंस दिए हुए हैं, डेस्कटॉप के लिए बना है, मॉनिटर और सर्वर के लिए बना है, बाकी के लिए नहीं बना है। जबकि सर्विस आइटम ग्रुप्स की लिस्ट इतनी लंबी है, लेकिन इसमें सिर्फ़ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद मॉनिटर और मॉनिटर के बाद सर्वर। सिर्फ़ 3 चीज़ों के लिए, देखो सर्वर, उसके बाद मॉनिटर और उसके बाद डेस्कटॉप। सिर्फ़ 3 के लिए बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्विस प्राइस ग्रुप है। तो मैं काम करती हूँ, ये प्री डिफाइंड सेटिंग्स में एप्लीकेबल कर देती हूँ। आपको पता चलेगा कि किस-किस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। अब बस बचा है मॉनिटर। वैसे तो मैं सर्च बॉक्स यूज़ करके भी काम कर सकते थे, इंटरलो जो सर्च बॉक्स है, लेकिन वो लिस्ट को शॉर्ट कर देगा। जैसे मान लो मैंने लिखा मॉनिटर, तो अब वो क्या करेगा, मॉनिटर शॉर्ट करके ले आएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह से लगा सकते हो। तो ऐसा शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो। कैंसल कर देते हैं, लिस्ट बड़ी हो जाएगी। तो अब 3 के लिए हमारे पास प्राइस ग्रुप था। अगर आप इसको फुल लिस्ट करके चेक करना चाहो और ये देखना चाहो कि ये कैसे बना है, तो इसके सेटअप में चले जाना। सेटअप में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कैसे बना है, क्या-क्या इसमें डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है? अब जैसे इसका एक कोड होगा, सर्विस प्राइस ग्रुप, कस्टमर प्राइस ग्रुप कोड लोकेशन बेस्ड हो गया, जैसे कि आप लोकेशन बेस्ड पे काम कर रहे हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है? करेंसी कोड, अब क्योंकि ये इंडिया का ही है, तो यहाँ करेंसी कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदर कंट्री होता, अदर कस्टमर प्राइस ग्रुप कोड, अगर अदर लोकेशंस, अदर कंट्रीज़ पे बेस्ड होता, तो आप क्या करते, फिर करेंसी कोड भी लगाना पड़ता। स्टार्टिंग डेट आपको डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि कब से शुरू हुआ और कब पे खत्म हुआ, ये रेंज आप डिफाइन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट आपकी बहुत हेल्प करेगा उसको क्लोज़ करने के लिए। नेक्स्ट लाइन जब आप क्रिएट करोगे, सेम आइटम का दूसरा स्टार्टिंग डेट दे दोगे, तो क्या होगा कि पहला वाला जो भी आपने लाइन क्रिएट किया था, जैसे मान लो पहली लाइन सेम आइटम के लिए आपने क्रिएट कर दी, सेम सर्विस प्राइस ग्रुप कोड, सब कुछ सेम था।
बस आपने अमाउंट 500 रखा था यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अगर 600 करोगे तो वो डेट से ले लेगा कि डेट नेक्स्ट क्या है। मान लो पहली वाली लाइन सिर्फ़ 10 दिन के लिए एप्लीकेबल करनी है, तो पहली डेट आपकी 1/1/25 है और 10 सिर्फ़ 10 दिन में ही आप चेंज करने वाले हो, 5 दिन में, 4 दिन में या स्पेशल सिर्फ़ हॉलिडेज़ के लिए लगा रखा था सैटरडे, संडे के लिए, सिर्फ़ 2 दिन में चेंज होने वाला है, तो नेक्स्ट डेट डिफ़ाइन करो, नेक्स्ट डेट में अमाउंट फिर से चेंज कर दो और या फिर डिस्काउंट का जो आपने डाला था वो चेंज कर दो या फिर जो प्राइस ग्रुप एडजस्टमेंट कोड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो आपने असाइन कर रखी हैं, वो चेंज कर दो। देखो ये इंक्लूड डिस्काउंट है, ठीक है? इस प्राइस ग्रुप में डिस्काउंट इंक्लूडेड है। अब मान लो कि मैं 10 दिन बाद इसको चेंज करना चाहती हूँ और मैं इसमें डिस्काउंट नहीं दूँगी, तो मैं इसको अनचेक कर दूँगी। ये मिनिमम पे है, तो मुझे फिक्स्ड रखना है या मैक्सिमम रखना है, तो मैं ऐसे चेंज कर दूँगी। वैल्यू में चेंज करना है, तो वैल्यू में चेंज कर दूँगी। एप्लीकेबिलिटी अगर 2 दिन, 4 दिन बाद चेंज हो रही है, तो हम डेट के साथ खेल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम डेट चेंज कर देंगे कि नेक्स्ट वो कब से चेंज हो रहा है। लेकिन उसके पहले हमें एक दो बार फ़ॉल्ट एरिया देखना होगा कि फ़ॉल्ट एरिया में क्या लिखा हुआ है। अब जैसे फ़ॉल्ट एरिया अलग-अलग चीज़ों के लिए है। अब ये है, तो इसके बेसिस पे काम करना है, इसीलिए पहला वाला जो एरिया है वो है जनरल, उसके बाद कम्युनिकेशन, पिक्चर, कलर, साउंड, मैकेनिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, वॉशिंग, कूलिंग, हीटिंग जो है और क्या कुकिंग, पूल, एनल पूल शॉवर, ठीक है? तो मान लेते हैं ये वाला तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नई लाइन तो क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट हमें नहीं करना, हमें एक न्यू लाइन क्रिएट करना है सेम जर्नल के लिए। जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ना, मैं उसको ही फ़ॉलो कर रही हूँ। सेम टू सेम हम सब कुछ सेम अगर मेरे पास है और मुझे सिर्फ़ क्या करना है कि मान लो अब जैसे कि ये जनवरी 25 से शुरू हुआ था। अब मुझे पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि उस दिन वेडनेसडे और फिर थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है? अब मान लो कि हम सैटरडे से नया रूल एप्लीकेबल करना चाहते थे, तो हम क्या करेंगे और उसमें हम बोल रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको टिक नहीं करते। ठीक है? इसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है। एडजस्टमेंट आप जो भी करोगे, अब देखो एडजस्टमेंट का आपको एक कोड देना पड़ेगा कि आप एडजस्टमेंट ओनली स्पेयर पार्ट्स के लिए हो रहा है, मॉनिटर के लिए हो रहा है। कैटेगरीज़ क्या थी? आप किस आइटम को डिफाइन कर रहे थे? देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ हम डेस्कटॉप से होते हुए आए हैं। डेस्कटॉप ये सर्कल बना ना, डेस्कटॉप का प्राइस ग्रुप हम डिफाइन कर रहे थे, वापस चले जाते हैं। डेस्कटॉप से हम आए हैं, ठीक है? हम यहाँ से चल रहे हैं, डेस्कटॉप। तो जो लाइन आप सिलेक्ट करके जा रहे हो, हम उसी प्राइस ग्रुप की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे हैं, हम इसके सेटअप पे हैं। तो इसका सेटअप डिफाइन करते समय हमें क्या करना है, हमने क्या किया, सेम फॉल्ट एरिया लिया, सेम कस्टमर प्राइस ग्रुप बेस्ड ऑन द लोकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है? स्टार्टिंग डेट पहले एक डिफाइन थी, हमने फिर दूसरी डिफाइन की कि 2 दिन के बाद हमारा जो ये प्राइस ग्रुप है, दूसरा एप्लीकेबल होगा, पहला वाला क्लोज़। तो जैसे ही आप नेक्स्ट डेट डाल देते हो, पहला वाला क्लोज़ समझो, अब वो डेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सेकंड लाइन को लेगा। अब जैसे आपने इंक्लूड डिस्काउंट को अनचेक कर दिया, मतलब इस पे डिस्काउंट लागू नहीं है, इस पे एडजस्टमेंट फिक्स टाइप की होंगी और फिक्स टाइप में मान लो मैं बोलती हूँ कि वैल्यूज़ जो है वो हमने डबल कर दी, ठीक है? तो आपका जो चेंजेस था, क्योंकि क्या होता है ना, जो वीकेंड पे अगर मान लो आपको रेस्टोरेंट बिज़नेस है, तो वीकेंड पे फूड ज़्यादा बिकते हैं, है ना? तो इस तरह से अ, अगर इस तरह का कोई एग्ज़ाम्पल है, तो वीकेंड के हिसाब से आप अपने रेट को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, अगर डिमांड वर्सेस सप्लाई अच्छी है आपकी, तो ये आपके लिए लॉजिक काम कर जाएगा। इस तरह से आपको देखना है और अगर आप वैट यूज़ करते हो, टैक्सेशन लग रहा है, टैक्सेशन पे टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह से आपको डिफाइन करते हुए आना है सब कैटेगरी के और देखो, आप पेज का नाम पढ़ते रहा करो, सर्विस प्राइस ग्रुप सेटअप है। आपको अपने एग्ज़ाम्पल पे स्टिक करना है कि आप कौन-सा एग्ज़ाम्पल पे काम करते हो। तो यहाँ जो एक्जिस्टिंग एग्ज़ाम्पल है, डेस्कटॉप पीसी की बात हो रही है कि डेस्कटॉप पीसी का प्राइस ग्रुप यहाँ डिफाइन है और उसके लिए प्राइस ग्रुप का जो सेटिंग है वो हमने सेटअप डिफाइन कर रखा है इस तरह से, ठीक है? तो जब भी कोई डेस्कटॉप लेगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और भी अगर आपको देखना है तो आपको और भी अलग-अलग बटन्स के अंदर वही सेम सेटअप मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको फ़ॉल्ट एरिया कोड सेम रख के और सारी चीज़ें सेम रख के कुछ चीज़ें अलग करनी है
और जो नेक्स्ट लाइन होगी, नेक्स्ट एप्लीकेबल लाइन, वो वहाँ से काम करना शुरू कर जाएगा। अब डेट मैंने जनवरी की इसलिए ली है क्योंकि ये मेरा जो एजुकेशनल वर्ज़न है सॉफ्टवेयर, तो आप इसमें डेट मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती, जनवरी-फरवरी ले सकती हूँ। आप अपनी एप्लीकेबल डेट ले लेना मई की। वापस आ जाते हैं। अब इसमें सेम इसी लाइन पे आते हैं क्योंकि हम इस लाइन को डिस्क्राइब कर रहे थे। डेस्कटॉप का एग्ज़ाम्पल था, डेस्कटॉप का प्राइस ग्रुप लगा था। अब इसमें हमने डिस्काउंट, इसके जो प्राइस ग्रुप है, प्राइस ग्रुप में इंक्लूडेड डिस्काउंट मैंने कहा था, ठीक है? तो इसका जो प्राइस ग्रुप है उसके अंदर इंक्लूडेड डिस्काउंट है, तो उसको हमने अंदर ही डिफाइन किया था, ठीक है? तो हमने ऊपर में अलग से डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है? यहाँ पे ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है, यहाँ पे अगर आप दे दोगे तो वो लाइन वैल्यू पे डिडक्ट होके ही आएगा। तो आप अगर प्राइस के साथ रखना चाहते हो, तो प्राइस के साथ रखो, या फिर आप जब इनवॉइस पे क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ डिस्काउंट जनरेट हो, वो आपके लॉजिक के ऊपर है कि आप कैसा लेना चाहते हो, ठीक है? तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे नहीं रखा है, मैंने प्राइस ग्रुप में ही डिसाइड कर लिया कि डिस्काउंट का क्या कंडीशन होगा, मेरे प्राइस ग्रुप में डिफाइन है लाइन में। अब आ जाते हैं इस पे डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स टाइम आवर्स। अगर कोई पर्सन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में डेस्कटॉप पीसी ये वाला आइटम ग्रुप कोड लगाता है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 12 आवर्स होगा। जैसे ही वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, रिस्पॉन्स टाइम की लायबिलिटी आपकी है 12 आवर्स में उस कस्टमर को रिस्पॉन्स देना है आपको। कुछ का देखो 24 आवर्स है, कुछ का 12 आवर्स है, कुछ का 8 आवर्स है। अब जो हमारा जो सेटअप होता है ना सर्विस मैनेजमेंट सेटअप, उस पे भी डिफाइन होता है, लेकिन सर्विस मैनेजमेंट सेटअप में मैंने डिफाइन किया है 24 घंटे, ठीक है? 24 आवर्स। लेकिन उसके ऊपर भी एक और नया लॉजिक है कि अगर आपने डेस्कटॉप पीसी मतलब कोई कैटेगरी आइटम की आइटम ग्रुप आपने लगाया है किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आइटम ग्रुप डेस्कटॉप यूज़ हो रहा है, तो रिस्पॉन्स टाइम हमारे सर्विस मैनेजमेंट सेटअप का ओवरराइट होके 24 की जगह 12 दिखाएगा। तो आप सोचोगे कि सर्विस मैनेजमेंट सेटअप में तो आपने 24 रखा है, 12 कैसे आ रहा है? तो 12 यहाँ से ले लेगा क्योंकि वो प्रेफ़रेंस देगा सर्विस आइटम ग्रुप को जो आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लगाया है। तो डॉक्यूमेंट में सर्विस आइटम ग्रुप लीड करने लगेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 0 है तो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने डाल रखा है मतलब नील है तो अलग बात है कि वो सेटअप से ले लेगा सर्विस मैनेजमेंट सेटअप से, लेकिन अगर आपने यहाँ डाल दिया है तो फिर इसको प्रेफ़रेंस देगा। उसके बाद क्रिएट सर्विस आइटम, अगर आप चाहते हो कि ये जो सर्विस आइटम ग्रुप है, जो आपने कोड लिखा है, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, कोड एंड डिस्क्रिप्शन, इसके बेसिस पे वो एक सर्विस आइटम क्रिएट कर दे, तो आप इसको टिक करना, तो आपका सर्विस का आइटम क्रिएट हो जाएगा। और जिसको नहीं करना है, जिसको सिर्फ़ एज़ सर्विस आइटम ग्रुप ही यूज़ करना है, उस पे टिक मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है? तो जिस पे क्रिएट करना है उस पे टिक, जिस पे नहीं क्रिएट करना है उस पे कोई भी टिक नहीं होगा। सिंपल बनाना है सर्विस आइटम ग्रुप के तौर पर। तो बाकी जैसे मॉनिटर का देखो उस पे टिक नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब कि मॉनिटर्स का कोई सर्विस आइटम क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है? वो आप चेक कर सकते हो कि मॉनिटर आप कौन-सी पॉलिसी से सेल कर रहे हो और सर्विस आइटम क्रिएट नहीं कर रहे हो, कोई जीएल के तौर पे सर्विसेज़ दे रहे हो, या अ, अगर आइटम अलग सर्विस इनवॉइस नहीं यूज़ करके सेल इनवॉइस और वहाँ से आइटम यूज़ करके बेच रहे हो, या फिक्स एसेट्स मॉड्यूल से यूज़ करके बेच रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने क्या पॉलिसी मॉनिटर के लिए अपनाई है, क्योंकि इसका कोई क्रिएट आइटम नहीं है। यहाँ से तो नहीं क्रिएट हो रहा है, सर्विस आइटम ग्रुप से तो हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, अलग से क्रिएट कर सकते हैं, सर्विस आइटम आपको सर्च करना पड़ेगा, न्यू करना पड़ेगा। जैसे आप सर्विस आइटम ग्रुप बना रहे हो, वैसे ही सर्विस आइटम कार्ड पे जाकर न्यू कर क्रिएट करके आप वहाँ पे मॉनिटर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर टिक करने का मतलब है कि जब अगर हमने सबसे पहले सर्विस आइटम ग्रुप बनाया, सर्विस आइटम के भी पहले अगर हमने सर्विस आइटम ग्रुप बनाया और हमने टिक कर दिया, तो यहाँ से वो क्रिएट सर्विस आइटम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कोड एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? बाकी वो कितनी सेटिंग्स लेता है आप चेक कर लेना, इसके बेसिस पे क्रिएट सर्विस आइटम हो जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं सर्विस आइटम ग्रुप से रिलेटेड। आप इसको क्रिएट करके देख लेना। और फिर हम आ जाते हैं, सर्विस आइटम का लॉग भी होता है, आप लॉग भी चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं यूज़ की हैं, तो आप इसे सर्च करके देख लेना आपके काम की कौन-कौन सी चीज़ें हैं। और सैंपल कंपनी क्रोनोस यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आपको चीज़ें एग्ज़ाम्पल्स भी मिल जाएँगे जो मतलब प्री-डिफाइंड टेम्पलेट्स बने होंगे और प्री-डिफाइंड ग्रुप्स और अदर चीज़ें बनी होंगी, उसका रेफ़रेंस आपको मिल जाएगा कि आपको अपने इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक सिनेरियोज़ केस टेस्ट केस के लिए कैसे ये चीज़ें बनानी हैं। अब देखो जैसे मैंने सर्विस आइटम लॉग निकाला है, अब सर्विस आइटम लॉग पे 9 नंबर जो सर्विस आइटम है, क्योंकि यहाँ नंबर लिखा है ना, उसका डिस्क्रिप्शन देखो 2 डिस्क्रिप्शन होते हैं। एक डिस्क्रिप्शन है सर्विस आइटम नंबर लिखा है और यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये आइटम का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है कि आइटम लॉग का मतलब होता है लॉग नॉर्मली लॉग का मतलब होता है कि हिस्ट्री में आपने क्या-क्या चेंजेस किया था उसका रिकॉर्ड, ठीक है? तो प्रीवियस टाइम पे आपने जो भी इसके अंदर सेटिंग्स हैं, जो भी पेजेस ये कैप्चर कर रहा है, सर्विस आइटम के बेसिस पे बनाया हो तो सर्विस आइटम से रिलेटेड किसी भी टास्क या पेजेस में आपने चेंजेस किया होगा तो वो बताएगा कि इस यूज़र ने कब क्या चेंज किया है, उसकी हिस्ट्री मेंटेन करना मतलब लॉग। लेकिन अगर आप बोलो कि यहाँ सर्विस आइटम लिखा है और इस पेज का नाम है सर्विस आइटम लॉग, तो 9 नंबर ये तो कोड हुआ और यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 9 नंबर सर्विस आइटम कोड जो है उसका नाम शिफ्ट टू एड्रेस चेंज है, नहीं। आपको यहाँ पे 9 नंबर पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करोगे तो आपका आइटम डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ये है आइटम डिस्क्रिप्शन। कंप्यूटर 3733 एमएसज़ेड आइटम नंबर, और क्योंकि ये सर्विस आइटम है उसका बेस आइटम नंबर भी लिंक होगा नॉर्मल जो आइटम मास्टर होता है उससे। 80,003 आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा कि वो किससे लिंक है। और जो उसका नॉर्मल आइटम है, अब देखो इसमें सीरियल नंबर भी है तो आप रेफरेंस वगैरह देख सकते हो। नॉर्मल आइटम यहाँ 80,003। अब आप इसको भी ओपन करोगे तो नॉर्मल जो बेस आइटम इसका है स्टैंडर्ड वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको और एक्सप्लोर करना है चीज़ें, ये देखो इस तरह से, ठीक है? तो आइटम कार्ड आ गया नॉर्मल वाला। तो सर्विस आइटम, अब क्योंकि सर्विस आइटम जो है ना उसका फिज़िकल एक्जिस्टेंस तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए क्या करते हैं फिज़िकल एक्जिस्टेंस के लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड आइटम से उसको लिंक कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अब अगर आप चाहो तो इसका जो पर्सनलाइज़ होता है उसमें चेक कर सकते हो कि क्या इसके साथ हमारे पास कोई फ़ील्ड है जिसमें आइटम डिस्क्रिप्शन लिखा हो, तो हम आइटम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन सर्विस आइटम नंबर है, आइटम डिस्क्रिप्शन तो आप चेक कर लेना, अगर आपको मिलेगा तो आप आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर लेना, वरना जैसे मैंने नंबर पे क्लिक किया था, नंबर पे क्लिक करना, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आइटम का। अब जैसे ये 8 नंबर है, 8 पे क्लिक करती हूँ तो योर कंप्यूटर 3600 एमएचजेड है। इसी तरह से आप स्क्रॉल करके 7 नंबर के लिए उसका एंटरप्राइज़ कंप्यूटर है, 6 नंबर के लिए ड्राइव है। अब ये लॉक करता क्या है? लॉग में का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इस सर्विस आइटम से रिलेटेड कोई शिप टू एड्रेस चेंज किया था, तो डिस्क्रिप्शन आपको ये बताएगा कि आपने क्या चेंज किया था। अब इस आइटम से रिलेटेड अगर आपने कस्टमर चेंज किया था, स्टेटस चेंज किया था, तो डिस्क्रिप्शन आपको स्टेटस बता रहा है बेस्ड ऑन द सर्विस आइटम लॉग कि ये आइटम से रिलेटेड आपने क्या-क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है? आफ्टर इंस्टॉलेशन या फिर कस्टमर का जो अभी आपने चेंज किया हुआ देखो उसका नंबर आ रहा है, तो लाइन के बेसिस पे जाना है। इस लाइन से लिए ये, इस लाइन के लिए ये, इस लाइन के लिए हॉरिज़ॉन्टली काम करना है। आफ्टर, बिफोर, डॉक्यूमेंट टाइप अगर कैप्चर हुआ होगा तो ठीक है, देखो उसमें कैप्चर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट नंबर भी कैप्चर हुआ है। फिर चेंज डेट, किस डेट से हुआ है, टाइम क्या था, यूज़र आईडी क्या था। तो आपको हॉरिज़ॉन्टली आपको क्या करना है, एक आइटम का नंबर पकड़ लेना है, उसका डिस्क्रिप्शन, आफ्टर, बिफोर जो-जो चीज़ें कैप्चर हो रही हैं वो दिखा देगा और
लास्ट तक आप डेट, टाइम एंड यूज़र आईडी चेक कर सकते हो। और इसके बाद जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैप्चर हुआ है, इस पर्टिकुलर आइटम का आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया था, एडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लगाया है और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर था। इस तरह से आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि किसमें आपने क्या चेंजेस किया था, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जैसे इसका स्टेटस चेंज किया था, ये इंस्टॉल्ड था, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने इस आइटम का स्टेटस चेंज किया था। 17 इंच M780 मॉनिटर, पूरा कंप्यूटर के एग्जांपल्स है यहाँ पे, क्या डेट थी, किसने किया था। आप चाहो तो इसको ओपन इन एक्सेल पूरा डिटेल एक्सेल पे भेज सकते हो, पूरा पेज चला जाएगा, पूरा पेज, सिर्फ लाइन नहीं पूरा पेज, ठीक है। ओपन इन एक्सेल कर सकते हो और बाकी बटन्स भी आप चेक कर लेना। अगर किसी को डिलीट करना है सर्विस लॉग आइटम, सर्विस आइटम लॉग, तो आप वो भी कर सकते हो। आपके पास यूजर राइट्स होने चाहिए बस। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने दो चीजें देखी, सर्विस आइटम ग्रुप और सर्विस आइटम लॉग। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम टू टाइम हम लोग उसे बनाते चलेंगे, या फिर बाकी रेस्ट चीजें जो आपके यूज केस के लिए जरूरी होती है, आप उन्हें सैम्पल कंपनी के साथ चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।